तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों एंजल वन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं एंजल वन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन इस कंपनी की परफॉर्मेंस हमें कुछ खास अच्छी देखने को मिली नहीं, बट इस कंपनी से रिलेटेड कुछ बड़ी खबर हमें ज़रूर देखने को मिल रही है। और वो खबर की वजह से ही बोल सकते हैं कि आज के दिन एंजल वन की परफॉर्मेंस ख़राब रही है। अब खबर क्या है भाई? तो खबर किसी एक कंपनी से रिलेटेड नहीं है, बोल सकते हैं कि पूरे इंडस्ट्री से रिलेटेड है। डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउस की अगर हम बात करें तो उनके जून के महीने का जो ट्रेंड है वो मिक्स रहा है, क्योंकि एक्टिव क्लाइंट के नंबर्स उनके गिरे हैं जून के महीने में। अब एग्जैक्ट ये डेटा में क्या क्या चीज़ें मेंशन है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो टोटल एक्टिव क्लाइंट बेस हैं जून के महीने में, उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। अराउंड 2.57 लाख क्लाइंट्स गंवाए गए हैं मार्केट से जून क्वार्टर्स में। और वहीं मार्च क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पर 8.99 ऑलमोस्ट 9 लाख क्लाइंट ऐड किया था ब्रोकरेज हाउस ने। तो ओवरऑल एक्टिव इन्वेस्टर स्टिल 4.55 करोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं जून 2026 तक। बट जो जून महीने में एक्टिव क्लाइंट के नंबर में बड़ी गिरावट दिखी है, ये गिरावट कई सारे ब्रोकरेज हाउस के आने वाले जो अर्निंग्स हैं उसमें इम्पैक्ट डाल सकता है। इम्पैक्ट मतलब कैसा? आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट जो हमें देखने को मिलेंगे, एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक, ये सारे के उनके ग्रोथ अगर मान लो पिछले क्वार्टर में 38% से रेवेन्यू में दिखी है, तो हो सकता है कि 38% की जगह हमें 30% की ही ग्रोथ देखने को मिले। क्योंकि सभी चीज़ें कैसे सेट होती हैं, ब्रोकरेज हाउस चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर इनके प्लेटफॉर्म में आए। और ज़्यादा टर्नओवर कहाँ से आएगा? इनके क्लाइंट से आएगा। एक क्लाइंट पूरा टर्नओवर तो नहीं दे सकता, ऑब्वियस सी बात है। जितना ज़्यादा क्लाइंट होगा उतना ज़्यादा टर्नओवर होगा। और टर्नओवर बढ़ेगा कब? जब क्लाइंट बढ़ेगा। और क्लाइंट के नंबर में अगर गिरावट आएगी, मार्केट शेयर में अगर गिरावट आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है टर्नओवर में भी गिरावट आएगी। तो इस वजह से जो ग्रोथ हम उम्मीद कर रहे हैं वो उम्मीद के हिसाब से ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी नहीं। और यही चीज़ है जो कि एंजल वन के शेयर में आज के दिन गिरावट का रीज़न बनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंजल वन अगर मान लो एक्टिव क्लाइंट के डेटा को नेगेटिव शो की है, अब स्टॉक जीरोधा भी नेगेटिव शो की है, तो इसके मेन रीजंस क्या हो सकते हैं? अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। और इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये हो सकता है, सेबी ने जो न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं खासकर डेरिवेटिव्स को लेकर, उसमें जो रूल्स हैं उसको और भी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया है। जिस वजह से मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि चीज़ें आगे चलकर जो डेरिवेटिव्स की हैं वो थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं। मतलब जिस हिसाब से टर्नओवर्स हम डेरिवेटिव्स में देखा करते थे, हो सकता है कि उस हिसाब से हम टर्नओवर नहीं देखें। और टर्नओवर का ही तो पूरा खेल है। अगर बीएससी अच्छे अर्निंग्स रिपोर्ट कर रही है तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि बीएससी के प्लेटफॉर्म में ज़्यादा टर्नओवर है। एंजल वन अगर अच्छे अर्निंग्स रिपोर्ट कर रही है तो इसका मतलब यही है कि इनके प्लेटफॉर्म में भी ज़्यादा टर्नओवर है। तो सभी चीज़ें टर्नओवर पे ही डिपेंड करती हैं। और जो एफएनओ डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स की बात करते हैं, वहाँ पर सेबी का काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हमें दिखा है, जिस वजह से उसके जो टर्नओवर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन कंपनीज़ के अर्निंग्स के लिए। और एक्टिव क्लाइंट का मतलब क्या है? अगर कोई क्लाइंट पिछले 12 महीने में एटलीस्ट एक ट्रेड भी कर लेता है तो वो एक्टिव क्लाइंट है। अगर 12 महीने में कोई भी ट्रेड नहीं किया है तो वो एक्टिव क्लाइंट नहीं है। और जिस हिसाब से बाज़ार में पिछले 1-1.5 साल में परफॉर्मेंस दिखी है, वैसे में तो कई सारे लोग ट्रेड ही नहीं किए हैं पिछले 1-1.5 साल से। तो ये भी एक मेन कारण है एक्टिव क्लाइंट के डेटा में गिरावट का। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंजल वन और जो बाकी के ब्रोकरेज हाउस हैं उनके अर्निंग्स ही कहीं ना कहीं डिसाइड करती हैं कि सीडीएसएल के अर्निंग्स हमें कैसे देखने को मिलेंगे। अब सीडीएसएल की अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल में ये काफ़ी स्ट्रगल की है। रेवेन्यू 6% से ग्रो किया है, प्रॉफिट में डी ग्रोथ हमें देखने को मिली है।
और वही अगर हम एंजल वन की बात करें तो पिछले एक साल में देखोगे तो रेवेन्यू डी ग्रोथ रहा है, प्रॉफिट भी डी ग्रोथ रहा है। बट लास्ट क्वार्टर में एंजल वन ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था अच्छा, और रेवेन्यू भी अच्छा रिपोर्ट किया था। रेवेन्यू तो 38% से ग्रो किया था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और एंजल वन के लास्ट क्वार्टर के जो रेवेन्यू थे वो हमें उतने अच्छे देखने को मिले नहीं थे, बट फिर भी CDSL के लास्ट क्वार्टर के जो रेवेन्यू थे वो एंजल वन के हिसाब से देखोगे तो उतने भी अच्छे हमें देखने को नहीं मिले थे, बट फिर भी 17% की ग्रोथ इसने शो की थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ब्रोकरेज हाउस होते हैं उनके जो क्लाइंट हैं उनके टर्नओवर्स ब्रोकर को तो फ़ायदा देता ही है, बट साथ में एक्सचेंज को भी फ़ायदा देता है और साथ में डिपॉजिटरी को भी फ़ायदा देता है। बट एक्सचेंज को वो फ़ायदा देता है इक्विटी डेरिवेटिव और कैश मार्केट दोनों से। बट जब हम बात करते हैं डिपॉजिटरी की तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ही आता है। तो एक्टिव क्लाइंट के जो डेटा है वो अगर गिरेगा तो CDSL जैसी कंपनीज उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, क्योंकि वही डेटा तो डिसाइड करता है ना कि टर्नओवर्स कैसा होगा। और इक्विटी टर्नओवर अगर हम 2024 का कंपेयर करेंगे 2026 से तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? 2024 से 2026 में तो ज़्यादा क्लाइंट जुड़े हैं तो ज़्यादा टर्नओवर होगा, बट ऐसा नहीं है। 2024 का जो जून जुलाई का महीना था इक्विटी टर्नओवर का वो पीक था, और उसके बाद जितना भी महीना रहा है उस पीक के आसपास भी नहीं रहा है। तो इस वजह से पिछले 1.5-2 साल में जो ग्रोथ रही है CDSL की वो वैसी देखने को नहीं मिली है जैसी हमें पहले देखने को मिलती थी। और अभी जो इक्विटी टर्नओवर देखने को मिला है BSE का, चाहे आप अप्रैल का देखो, मई का देखो या जून का देखो, वो कुछ महीनों में इम्प्रेसिव दिख सकता है। लाइक मई के महीने में थोड़ा इम्प्रेसिव है, जून के महीने में भी बोल सकते हैं इम्प्रेसिव है, बट अप्रैल के महीने में उतना इम्प्रेसिव नहीं है, और जुलाई के महीने में भी इम्प्रेसिव रह रहा है। तो लगातार अगर टर्नओवर्स इक्विटी का बढ़ेगा तभी तो हम उम्मीद कर सकते हैं ना CDSL के जो अर्निंग्स हैं उसमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी। और वो लगातार नहीं बढ़ेगा तो बीच बीच में आपको ऐसी ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट उसके अगले क्वार्टर में ऐसी भी ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, और इसी वजह से CDSL अपने 52 वीक हाई से ऑल टाइम हाई से इतना ज़्यादा नीचे है। और इसके लिए CDSL के टेक्निकल्स को चेकआउट करने के लिए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन आप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो और सभी कंपनी के टेक्निकल्स को फ्री में चेकआउट भी कर सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है दोस्तों पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल्स। हाल ही में इस कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है, जिसका रिकॉर्ड डेट इसने सेट कर दिया है जो कि 21 जुलाई का है। पॉन्डी ऑक्साइड ने बताया है कि अभी कंपनी का फेस वैल्यू 5 रुपये का है, तो 2 इक्विटी शेयर के बदले कंपनी 5 इक्विटी शेयर देगी 2 रुपये के फेस वैल्यू पे, यानी कि 2:5 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। सो अगर आप पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल्स के शेयर होल्डर हैं तो 21 जुलाई और 2:5 के रेशियो में स्प्लिट की न्यूज़ को नोट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हमने कवर किया है। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों NSE, और NSE के जो IPO हैं उसकी खबर जल्द ही हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोसेस है फाइलिंग की वो सारा NSE ने कंप्लीट कर ही दिया है, और ये सारी चीज़ें तो हमारे पास आ ही चुकी हैं कि जो वैल्यूशन है वो लगभग 5 लाख करोड़ के हमें देखने को मिल सकते हैं, और 28,000 करोड़ से लेकर 32,000 करोड़ तक के रेंज में ये फंड रेज करती हुई नज़र आ सकती है। और एस्टिमेटेड प्राइस है 1900 रुपये से 2,000 रुपये तक। अब ये टोटल OFS है, यानी कि 100% OFS वाला IPO है, यानी कि जितना भी पैसा कंपनी रेज करेगी वो टोटल कंपनी के प्रोमोटर के पास जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि NSE इंडिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, बट क्या हम BSE से इसको कंपेयर कर सकते हैं? लिस्टिंग के बाद क्या ये धमाका कर सकती है? तो कुछ चीज़ों में देखोगे तो धमाका कर सकती है। सबसे पहला, डोमिनेट कंपनी का मार्केट पोजीशन है। डोमिनेट मार्केट पोजीशन अगर इस कंपनी का है तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर ये मार्केट है और इसका मेजर हिस्सा लाइक ये हिस्सा पूरा NSE ने अगर ले रखा है, अगर ये मार्केट ग्रो करेगा तो ग्रो NSE करेगी, ठीक है। और ये मार्केट में अगर ग्रोथ देखने को लिमिटेड रहती है तो फिर जो छोटा मार्केट शेयर वाली कंपनी है उसमें ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट दिखेगा, क्योंकि ग्रोथ वहाँ से आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस मार्केट का मेजर हिस्सा तो इस कंपनी ने ले ही रखा है। तो ये चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी है। तो NSE कैश मार्केट का 93% मार्केट शेयर लेकर बैठी है, 75% इक्विटी ऑप्शंस का है, नियरली 100% इक्विटी फ्यूचर्स का भी दिखता है, और कैश मार्केट का BSE मात्र 7% मार्केट शेयर लेकर बैठी है, इक्विटी का 25% लेकर बैठी है। बट ये तो दोस्तों हमारे कैपिटल मार्केट की बात हो गई।
जब हम बात करते हैं कॉमोडिटीज़ की तो वहाँ पर सबसे बड़ा प्लेयर अभी MCX है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो अराउंड 99% का मार्केट शेयर MCX लेकर बैठी हुई है और एक्सपेक्टेड है कि NSE जो है एक्सपेंड करेगी कॉमोडिटीज़ सेगमेंट में भी और वहाँ पर टक्कर वो देगी MCX को। और वो एक्सपेंशन में अगर वो अच्छा खासा भी टक्कर दे देती है, मान लो अगर 10% भी मार्केट शेयर ले लेती है, तो फिर NSE के वो ज़्यादा वैल्यूएशन मार्केट दे सकती है आफ्टर IPO। और ये सारी चीज़ें NSE के इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बड़ी बात हो सकती है। बट ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ये सारी चीज़ें तो डिपेंड करती है कि NSE एक्सपेंड कैसे करेगी और कितना मार्केट शेयर होगा उनका। बट अभी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन इसको मत समझना। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।